देखो ध्यान से देखो, अपन ने जो कल चैप्टर स्टार्ट किया था सप्तम, और मैंने एक बात बताई थी आपको कि चैप्टर का नाम आपको याद करना है। तो चैप्टर का नाम था अन्न रक्षा विधि। तो किससे अन्न रक्षा कर रहे थे अपन? जहर से। कौन कर रहा था? वैद्य कर रहा था। किसके लिए कर रहा था? राजा के लिए कर रहा था। ठीक है। तो अपन ने प्राणाचार्य देखा था। प्राणाचार्य का कर्तव्य मतलब रॉयल फिजिशियन, जो राजा का वैद्य होता है ना, उसको बोलते हैं प्राणाचार्य। ठीक है। उसका कर्तव्य क्या था वो अपन ने बता दिया था। फिर मैंने बताया था कि विषाक्त भोजन, कि अपन जो जहर के बारे में पढ़ेंगे कि भाई जहर से तो रक्षा करनी है, तो इसके क्या लक्षण हैं, कैसे पहचानेंगे कि जहर मिला हुआ है कि नहीं मिला, क्या चिकित्सा है, अगर क्या त्वचा पे चला गया, तो वो सारी चीज़ें अपन आज की क्लास में कर लेंगे। तो देखो लक्षण है, फिर परीक्षा है कि किस तरीके से परीक्षा करते हैं कि जहर मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ। क्या वैद्य थोड़ी चखता है, वैद्य खाता थोड़ी है उसको, वो परीक्षा करता है, टेस्ट करता है कि हाँ इसमें जहर है कि नहीं है। तो आज की क्लास में यही देखेंगे और कल ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। अब छोटे छोटे चैप्टर हैं, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। तो आज काफ़ी कुछ कवर करेंगे, तो ध्यान से सुनना। और प्रैक्टिकली है, आप अनुभव करोगे। आपने अगर मूवियाँ देखी हैं, ठीक है, आपने कोई आसपास ऐसा केस देखा है जिसने जहर खाया हो। बहुत से व्यक्ति खा लेते हैं ना, कि घर में लड़ाई हो गई, जहर खा लिया आत्महत्या करने के लिए, सुसाइड करने के लिए। तो आपने देखे होंगे प्रैक्टिकली। तो वो यस सारी सर। चीज़ें अपन आज समझेंगे, देखेंगे। तो विषाक्त भोजन यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्लास। तो क्या लक्षण है अगर किसी भोजन में जहर मिला दिया, तो क्या लक्षण है उसका? ठीक है, आप कैसे पहचानोगे कि इसमें जहर है? तो देखो वह सांद्र होता है। अगर किसी जैसे कि चावल में जहर मिला दिया, किसी लिक्विड में जहर मिला दिया, तो वो सांद्र हो जाएगा, गाढ़ा सा हो जाएगा। ठीक है। द्रव होने पर छाना नहीं जा सकता, पतला होने के बाद भी उसको छान नहीं सकते। जैसे कि अपना ब्लड है, ब्लड में जहर मिला दो, स्नेक का जहर मिला दिया, मतलब पॉइजन मिला दिया अपन ने स्नेक का, तो वो स्कंदित हो जाता है ना। क्या बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ द्रव होने पर छाना नहीं जा सकता। कहने का मतलब अगर किसी लिक्विड में अगर जहर मिला देते हैं, तो सिंपल सी बात है कि उसको छान नहीं सकते, वो स्कंदित हो जाता है। जैसे अपने ब्लड में जहर मिला देते तो स्कंदित हो जाता है ना, कि एक मतलब स्कंदित का मतलब होता है उसमें इकट्ठे हो जाते हैं, RBC WBC एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। वैसे ही अगर किसी भी लिक्विड में पर जहर जहर मिला देंगे, पॉइजन मिला देंगे, तो उसको छान नहीं सकते। ठीक है। देर से पकता है। अगर मान लो कि किसी कच्चे पदार्थ में जहर मिला दिया, तो उसको अगर कुछ बना रहे हो तो देर से पकेगा, बहुत टाइम लगेगा उसको पकने में। ठीक है। भाप मोरकंठ के समान होती है। अगर उसको अग्नि पर जलाएंगे, तो उसकी जो ज्वाला होती है ना, ऊपर जो आग की लपटें उठती हैं, वो मोरकंठ। अब मोरकंठ कैसा होता है? पिकॉक, पिकॉक का कंठ कैसा होता है? गला कैसा होता है? रंग बिरंगा, वो नीला नीला सा, वैसा उसकी लो निकलेगी उसकी। मोह मूर्छा व लाला स्राव करता है। अगर किसी व्यक्ति ने उसको खा भी लिया, टेस्ट भी कर लिया, तो मोह मतलब एक तरीके से मद मस्त हो जाएगा, एक तरीके से वो क्या बोलते हैं, मोह, एक तरीके से बेहोशी की स्थिति चल जाएगा। मूर्छा मतलब बेहोश हो जाएगा। लाला स्राव, लाला स्राव का मतलब है कि उसके लार, जो लार है ना मुंह में, लार स्रावित होने लग जाएगी बहुत ज़्यादा मात्रा में। अपन तीखा खा लेते हैं जब लार स्राव होती है ना, उसी तरीके से जहर के खाने पर भी लाला स्राव होता है। वर्णगंध में हीन होता है। तो वर्णगंध का मीनिंग है कि जैसे कि अपन किसी भी वस्तु पर अपन ने जहर मिला दिया, तो उसका एक्चुअल वर्ण है, ठीक है, एक्चुअल कलर है उसका, वो उसका नहीं दिखेगा, कोई अलग ही कलर दिखेगा। ठीक है। गंध, एक्चुअल जो इसकी स्मेल है उस भोजन की, वो नहीं आएगी। जैसे कि अपन कोई मिठाई बना रहे हैं, उसमें टेस्टी मिठाई है, उसमें गंध आनी चाहिए, अच्छी खुशबू आनी चाहिए, वो आएगी नहीं, जहर से वो ख़त्म हो जाती है। चंद्रिका युक्त होता है। चंद्रिका युक्त का मतलब होता है कि उसमें लाल पीली नीली रेखाएं दिखती हैं। मतलब अपन जैसे कोई सब्जी, कोई वस्तु खराब हो जाती है ना, ऐसे कि मतलब 2-3 दिन से कोई दही है, 2-3 दिन से रखा रहता है, तो उसमें लाल पीली रेखाएं हो जाती हैं, काली पीली रेखाएं पड़ जाती हैं, वैसे ही चंद्रिका युक्त हो जाता है ये। विष वाले व्यंजन शीघ्र सूख जाते हैं। और मान लो कोई ऐसा लिक्विड वाला पदार्थ है, उसमें जहर मिला दिया, तो वो जल्दी ही सूख जाएंगे। ठीक है। उसमें जल्दी, उसमें मतलब ऐसा है कि एक तो नॉर्मल टाइम लगता है कि किसी मान लो एक गीला पदार्थ, जैसे कोई सब्जी है, हरी सब्जी है, उसमें जहर मिला दिया, वो जल्दी सूख जाएंगी। क्योंकि जहर क्या होता है? उष्ण होता है, उष्णता वाला होता है, वो सुखा देता है उस चीज़ को। ठीक है, वो सूख जाता है। और पानी में प्रतिबिंब अधूरा विकृत दिखाई देता है। कहने का मतलब अगर पानी में जहर मिला दिया, तो अपन देखते हैं ना, पानी स्वच्छ होता है तो उसमें अपना प्रतिबिंब दिखता है, साफ दिखता है। अगर पानी में जहर मिला दिया, तो वो प्रतिबिंब भी बेकार दिखेगा, आपका आधा चेहरा दिखेगा ही नहीं, आपकी आंखें फूटी हुई दिखेंगी, आपका मतलब कुरूप चेहरा दिखेगा, बेकार चेहरा दिखेगा, आप डर जाओगे उसमें देख के। तो ये लक्षण है। आप अगर आपको ऐसा कभी लगे कि भाई इसमें ये कुछ, ये देखो ये हो रहा है, तो आप समझ जाना कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या तो बेकार है या इसमें जहर मिला हुआ है। ठीक है।
अब देखो यहाँ पे कुछ पदार्थ दे रखा है जैसे मांस, रस, दूध, दही, तक्र, घृत, मस्तु, तुषोदक, मद्य, मधु, तेल, कि भाई इनमें जहर मिलाएंगे तो क्या एक स्पेसिफिक पता चलता है, एक स्पेसिफिक बोलते हैं ना, स्पेसिफिक टेस्ट है। अगर मांस रस में अपन ने जहर मिला दिया, किसी ने, अपन तो क्या क्या मिलाएंगे, किसी ने अगर अपन को देने के लिए जहर मिला दिया और आप मांस रस पी रहे हो, तो अगर उसमें नीली रेखाएं पड़ रही हैं, ठीक है, नीले नीले कलर की रेखाएं पड़ रही हैं, धारियाँ पड़ रही हैं, तो समझ जाना कि उसमें जहर है। कहने का मतलब है कि मांस रस में अगर जहर मिलाओगे तो विष के कारण नीली रेखाएं पड़ जाएंगी। ये आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो ये भी चलेगा, नॉर्मल जो है नॉर्मल, ये भी याद कर लेना, ये हो जाए तो स्पेसिफिक वाली तो कर लेना, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मैं पहले बता दूँ, अगर दूध में जहर मिला दिया तो ताम्रवर्ण की रेखाएं दिखेंगी। देखो मैंने पूरा नहीं लिखा तो आप लिखना ताम्रवर्ण की रेखाएं पड़ती हैं। दही में अगर जहर मिला दिया तो क्या कहेंगे, विष के कारण श्याव वर्ण। अब श्याव वर्ण कैसा होता है, कृष्ण जी कितने थे, श्याव वर्ण के थे, तो वैसे ही श्याव वर्ण की रेखाएं पड़ती हैं। तक्र, तक्र क्या होती है, छाछ अपन जो पीते हैं, ठीक है। विष के कारण श्वेत और काली रेखाएं, मतलब बहुत सी जगह तो सफ़ेद सी रेखा दिखेगी, बहुत सी जगह काली रेखाएं दिखेगी, तो मतलब दो कलर की मिक्स में दिखेगी। घृत देखो, घी पानी के समान हो जाएगा। घी कितना होता है, स्निग्ध होता है, मतलब गाढ़ा सा होता है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, पानी के समान पतला हो जाएगा, क्योंकि विष में क्या पाई जाती है, उष्णता, वो घी को पिघला देगा, बिल्कुल पानी बना देगा, तो घृत पानी के समान हो जाएगा। मस्तु, मस्तु क्या होता है, दही का पानी, ठीक है। तो कपोत, कपोत क्या होता है, कबूतर, ठीक है, पिजन होता है ना कबूतर, उस वर्ण की रेखाएं दिखेंगी। जैसा कलर का कपोत, कपोत होता है ना, कबूतर होता है, वैसे वर्ण की रेखाएं दिखेंगी। तुषोदक, ठीक है, जौ का पानी, तुषोदक होता है जौ का पानी, जो ओट्स होते हैं ना उसका पानी, तो काली वर्ण की रेखाएं दिखेंगी इसमें, जो ब्लैक है ना, ब्लैक कलर की लाइन दिखेगी। मद यानी शराब, शराब में अगर अपन मिलाते हैं विष तो वो भी काली वर्ण की रेखाएं दिखेंगी, शराब में भी काली वर्ण की रेखाएं दिखेंगी। मधु, मधु क्या होता है, हनी, शहद, ठीक है, तो उसमें हरे वर्ण की रेखाएं दिखेंगी। अब ये देखो टेस्ट है, ये स्पेसिफिक टेस्ट है, आचार्यों ने किए हुए हैं। अब आप ये बोलोगे भाई ऐसा क्यों होता है, तो इसके पीछे तो आचार्य ने लिखा नहीं, लेकिन ये टेस्ट है और एक्चुअली में ऐसा ही होता है, ठीक है। मतलब ये शाश्वत सत्य है, ठीक है। आप्त वाक्य, आप्त वाक्य मतलब है कि कभी झूठे नहीं होते। आप घर में भी चेक कर लेना, अपन दही लेना, दही में अगर जहर मिलाओ तो श्याव वर्ण की रेखाएं दिखेंगी। जैसे घी में अपन मिलाएंगे जहर तो पानी के समान हो जाएगी, ये आप घर भी टेस्ट कर सकते हो आराम से। अब तेल में अगर अपन जहर मिलाएंगे तो गुलाबी वर्ण की रेखाएं पड़ती हैं। कहने का मतलब ये है, अपन नहीं मिला रहे, अगर अपन को कोई ऐसा दे मिला के तो अपन को पहचान करनी है कि भाई ये काले रंग की, नीली रंग की, ताम्र वर्ण की, गुलाबी रंग की, इनमें ही स्पेसिफिक पड़ती हैं। अगर तेल में जहर है तो गुलाबी रंग की रेखाएं पड़ेंगी, उसमें गुलाबी रंग की लाइन पड़ेंगी, दिखेंगी अपन को। तो ये लक्षण है, जहर वाले भोजन के लक्षण है, तो विषाक्त भोजन के लक्षण है। ये क्वेश्चन आएगा, विषाक्त भोजन के लक्षण लिखो। अगर 2 नंबर में आए तो ये लिख देना, 5 से 10 नंबर में आए तो आपको ये पूरा लिखना होगा, ठीक है। कि विषाक्त भोजन के लक्षण लिखो, तो ये 2 नंबर में आए तो इतना से लिख देना। अगर 10 या 15 नंबर में आए, 20 नंबर में आए तो आपको ये पूरा लिखना है, ठीक है। अब देखो परीक्षा, जो टेस्ट करते हैं, अपन को पता नहीं चल रहा, चलिए एक तो देख के पता लग गया मान लो, ठीक है, आपने पता लगा लिया भाई ऐसे कलर के। मान लो बहुत से जहर ऐसे होते हैं पता ही नहीं चलता, मिला तो दिया लेकिन पता ही नहीं चला कि इसमें जहर है कि नहीं है, तो उसकी परीक्षा करते हैं। तो पहले क्या करता है वैद्य, जो राजा का वैद्य है, प्राणाचार्य है, रॉयल फिजिशियन, वो क्या करता है, पहले देखता है उसको। तो ये देख के पता लग जाता है, क्योंकि देखते हैं ना भाई, पकाने में पक नहीं पक रहा, पृथ्वी में अधूरा दिख रहा है, या फिर नीली रेखाएं पड़ रही है, काली रेखाएं पड़ रही है, तो उसने देख लिया, तो उसने कि भाई ऐसा तो कुछ नहीं मिला, तो वो टेस्ट हो जाता है, एक टेस्ट पास हो गया। अब दूसरी वो परीक्षा करेगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसे होती है जो दिखाई नहीं देती आंखों से। तो टेस्ट किस तरीके से करेगा, 2 प्रकार से विषाक्त अन्न की परीक्षा की जाती है। तो जो राजा है ना, राजा को भोजन देने से पहले जो वैद्य है वो टेस्ट करता है। ये वैद्य की बात हो रही है और अपने जीवन में भी बात हो रही है, अपन भी ऐसे टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन भी आता है कि विष की परीक्षा किस तरीके से करते हैं। 2 प्रकार से विषाक्त अन्न की परीक्षा की जा सकती है, तो 2 प्रकार से की जा सकती है। एक तो अग्नि में जलाकर, ठीक है, और दूसरा क्या है, पशु पक्षियों को खिलाकर। अब आदमी को तो खिला ही नहीं सकते, जो मनुष्य को तो खिला नहीं सकते, क्योंकि मनुष्य तो मर जाएगा अगर जहर मिल गया तो सचमुच में, तो इसलिए पशु पक्षियों को खिलाते हैं, ठीक है। पहले के ज़माने में टेस्ट पशु पक्षी, आज भी तो टेस्ट पशु पक्षियों पे ही करते हैं ना, कि पहले बंदर को टीका लगाते हैं, या पहले खरगोश को लगाते हैं, पहले चूहे को लगाते हैं, कोई भी टेस्ट करते हैं तो जानवरों पर ही करते हैं, पहले मनुष्य को डायरेक्ट टीका थोड़ी लगाते हैं। तो परीक्षा 2 प्रकार से विषाक्त अन्न की परीक्षा की जाती है। पहला है अग्नि में जलाकर। मान लो जो भोजन है जो अपन टेस्ट करना चाहते हैं उसको अग्नि में जलाएंगे तो
तो उसकी एक विशेष आवर्ती होती है, जैसे कि एक ही आवर्त में घूमती है। जैसे कि कोई नॉर्मल भोजन है, उसको अगर अग्नि पर डालेंगे तो जैसे है नॉर्मल जलती है ना, कभी इधर की तरफ कभी उधर की तरफ, जो लो होती है उसकी कोई फिक्स नहीं होती, वो किसी भी दिशा में जा सकती है। तो लेकिन जो जहर मिला हुआ होता है ना, वो जो पॉइजन मिली हुई होता है भोजन, वो एक ही आवर्त में घूमती है। अगर वो मान लो दक्षिण दिशा में है तो दक्षिण दिशा की तरफ जाएगी, ठीक है। हवा चलने के बाद भी वो दक्षिण दिशा की तरफ ही जाएगी। तो मतलब एक फिक्स हो जाती है उसकी एक दिशा, तो एक ही आवर्त में घूमती है। कहने का मतलब है कि वो एक ही दिशा में अपनी जो लो है वो जलती रहती है, वो कभी चेंज नहीं होती। अतिशय चटचटाती है, मतलब कहने का मतलब है अगर जो विष वाला भोजन है उसको अपन अग्नि पे डालेंगे, अगर जहर मिला हुआ है तो वो तेज आंच करके जलेगा। वो होता है ना जैसे अपन फटाका डाल देते हो आग में तो एकदम विस्फोट सा होता है, उसी तरीके से चटपटी आती है ना दिवाली के टाइम पे, अब चटपटी जलाते हैं अपन, एक छोटी सी आती है डिब्बी में, तो उसको आग लगाते हैं, तब अपन उसमें से आवाज़ें आती हैं चटपटा चटपटा, तो वैसी अतिशय चटचटाती है। कहने का मतलब है कि वो आवाज़ करके जलता है, तो उसमें से वो फूटने जैसी आवाज़ आएगी, मतलब फूटने जैसे कि आवाज़ आएगी, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ करते हुए जलता है। अब नॉर्मल किसी चीज़ को जलाओ आप, कोई आवाज़ नहीं करेगा, लेकिन विष वाले भोजन को जलाओगे तो वो आवाज़ करने लगता है। ज्वाला व धूम मयूर कंठ के समान, जो मतलब ज्वाला यानी जो लो निकलती है उसकी जो आगे की लपटें निकलती हैं बाहर, और जो धूम यानी धुआं निकलता है बाहर, वो मयूर कंठ के समान होता है। मयूर कंठ क्या होता है? पिकॉक का जो कंठ है, गला है, कैसा कलर का होता है? नीले से कलर का होता है, उसमें 2-3 कलर मिले हुए होते हैं, वैसे कलर की उसमें से धुआं और ज्वाला निकलेगी। ज्वाला होती ही नहीं है, और बहुत से जहर ऐसे हैं उसमें कि ज्वाला उत्पन्न ही नहीं होती, सीधी अग्नि पैदा होती है, ज्वाला दिखाई नहीं देती आपको, ठीक है। तो ये अलग अलग जहर के अलग अलग लक्षण हैं, तो आपको मतलब कोई भी एक लक्षण दिखे तो समझ जाना चाहिए कि भोजन में जहर मिला हुआ है। उग्र गंध वाली होती है, अगर उसकी जो ज्वाला होती है निकल भी रही है और धुआं भी निकल रही है तो उग्र गंध, उग्र गंध यानी जो आपको बेहोशी प्रदान करे, ठीक है, आपको मतलब वहाँ पे रहने ना दे। जैसे कभी केमिस्ट्री के लैब में गए हो 11th-12th में, तो एकदम घुसते ही आपको नाकें बंद करनी पड़ती हैं, अपनी जो नोज है ना उसको बंद करनी पड़ती है, क्योंकि उग्र गंध होती है, वहाँ पे केमिकल इतने सारे होते हैं कि आपको नाक तो बंद करनी ही पड़ेगी 2 मिनट के लिए, फिर थोड़ी देर बाद में नॉर्मल होता है। वैसे ही ये उग्र गंध मतलब अपने शरीर को अच्छी नहीं लगने वाली अप्रिय गंध, ठीक है, तो ऐसी धुआं उसमें से निकलती है। तो समझ में तो आ रहा है ना, मैं बोलता ही जा रहा हूँ। सर मयूर ये वाला बता दो, मयूर गंध क्या होती है? मयूर यानी होता है मोर, पिकॉक। पिकॉक देखा है आपने? ओके सर, समझ। ओके। तो उसके जो तो गला होता है, ज्वाला होती ही नहीं, इसका मतलब क्या है? ज्वाला ज्वाला होती नहीं होती ही मतलब नहीं। कभी कभी आग की लपटें होती नहीं, अगर आप किसी जहर वाली वस्तु को जलाओगे तो उसमें से आग की लपटें निकलेंगी ही नहीं, डायरेक्ट वो खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट जल जाएगा, ठीक है, दिखाई नहीं देगी। ज्वाला यानी जो लपटें होती हैं, आग की लपटें निकलती हैं ना बाहर, वो निकलेंगी नहीं, होती नहीं है कभी कभी। और कोई डाउट है पूछ लिया करो, आज तो चलो बच्चे पूरे हैं, ठीक है, पूरे क्या फिर भी सफिशियंट है, नहीं तो पिछले 5-6 दिन से तो थे ही नहीं। पक्षी पशुओं को खिलाकर, पहले अपन ने टेस्ट कर ली। अब अग्नि में तो क्या हुआ, अपन ने फिर भी बहुत से होते हैं व्यक्ति तो अग्नि को समझ नहीं पाते, जैसे कि बहुत तेज अंधकार आ गया, तो मान लो अंधकार बहुत ज़्यादा तेज आ गया, तो अब आवर्त में घूमने वाली है तो वो तो चेंज हो जाएगी हवा के इस प्रभाव में आके, ठीक है, बहुत ज़्यादा अब तेज हवा चलेगी तो चेंज तो होगी ना। कभी कभी नॉर्मल भोजन में भी आवाज़ आने लग जाती है, कभी कभी किसी तेल की वजह से या किसी भी वजह से, तो कभी पता नहीं चल पाता। तो इसलिए ये सटीक करते हैं पशु पक्षियों को खिलाकर, कि अपन जो भोजन अपन राजा को खिलाएंगे ना उसको पहले पशु पक्षियों को खिलाते हैं। कैसे? अगर अपन मक्खी है, जो अपन मक्खी उड़ती है ना घर में, ठीक है, अगर उसको खिलाएंगे तो मर जाती है, क्योंकि वो इतना सा ही तो शरीर है, जरा सा जहर खाते ही मर जाएगी। कौआ, जो क्रो होता है कौआ, शाम सवार अगर उसने जहर वाला भोजन खा लिया उसको खिलाया तो वो मतलब काँव काँव करता रहता है ना, तो उसकी आवाज़ ही नहीं निकलेगी, छीण सवार हो जाएगा, उसकी बिल्कुल बारीक आवाज़ होगी, पतली सी आवाज़ हो जाएगी, बिल्कुल निकलेगी नहीं बाहर। तोता और मैना, और तोता और मैना क्या करते हैं, अगर जहर वाला भोजन कर खा लेते हैं तो ज़ोर ज़ोर से बोलने लग जाते हैं, मतलब चिल्लाने लग जाते हैं, एक तरीके से कोई बच्चे को अपन कोई खिलौना छीन लेते हैं ना, वैसे ही तोता और मैना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, रुकते ही नहीं है, ठीक है। हंस, जो हंस होता है वो प्रेस क्लिथ, मतलब कहने का मतलब है लड़खड़ाना, वो मतलब तैरते समय, जो हंस तो तैरते समय और चलते समय और उड़ते समय लड़खड़ाने लग जाएगा, मतलब जल्दी हाँफने लग जाएगा, उसमें संतुलन नहीं रहेगा, ना तो तैर पाएगा सही ढंग से, ना उड़ी पाएगा, ना चल पाएगा, ठीक है, वो लड़खड़ाने लग जाएगा। ये आता है जीवन जीव, मतलब चकोर मेद, एक चकोर प्राणी है, ठीक है, तो उसका जी घबराने लग जाएगा। जैसे अपना जी घबराता तो अपना मन नहीं लगता ना, सांस सा भरता है, जी घबराता है, भाई मेरा जी घबरा रहा है,
ठीक है, एक मछली सी आ जाती है मन में, मतलब वैसे ही ये जीव जंत है ना, ये ग्लानि यानी जी घबराना, इसका जी घबराने लग जाता है। अब इसका कैसे पता करते हैं? पहले अपन को जो भोजन तैयार हुआ है अपने पास आया तो वैद्य क्या करेगा, इनको खिलाएगा, जैसे तोता को खिला दिया, मैने को खिला दिया, कौवा, फिर वो टेस्ट करेगा कि थोड़ी देर वेट करेगा 15-20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट कि इस पर कुछ असर तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो असर हो रहा है, वो ऐसे लक्षण दिखा रहा है, तो समझ जाओ कि इसमें जहर मिला हुआ है, उस भोजन को राजा के पास नहीं जाने देता है। अब तो क्रॉन्च भी एक पक्षी है, ठीक है, ये मद हो जाएगा, मतलब एक गलानी से भर जाएगा, मद मस्त हो जाता है। बोलता है ना कि उछल कूद करने वाला, जैसे कोई शराब पी लेता है ना व्यक्ति, वो उसको बोलता है मद हो गया, इसको तो नशा हो गया, वैसे ही नशा हो जाता है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर भाग रहा है, कभी उधर, उसको पता ही नहीं है, पक्षी को ही पता नहीं कि मैं किधर उड़ रहा हूँ, तो ये मद हो जाता है उसको। जैसे कोई व्यक्ति दारू पी लेता है, उसको मद का नशा हो जाता है ना, शराब का नशा, ठीक है, मद पी ली भाई इसने, शराब पी ली, मदात्य हो गया इसको। कहने का मतलब है कि उसको खुद को ही नहीं पता कि क्या हो रहा है उसके साथ, वो किधर भाग रहा है किधर चल रहा है, उसको कोई पता नहीं। कपोत, मृग, चक्रवाक और कोयल, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये ना, ये स्पेसिफिक लक्षण है, ये पीजी के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और यूजी के हिसाब से कभी कभी जब टीचर थोड़ा होता है ना, मतलब एक स्टैंडर्ड पेपर बनाता है, तो क्वेश्चन आएगा कि सकृत मुंचती किसका लक्षण है, तो आपको यह याद होना चाहिए, सकृत मुंचती यानी बंदर का लक्षण है, कि भाई बंदर को अगर जहर खिलाएंगे तो वो मल त्याग करेगा। तो मतलब एक स्टैंडर्ड पेपर बनता है ना, क्वालिटी का, एक मतलब अच्छा यूनिक पेपर, तो उसमें से क्वेश्चन डाल देता है। तो इसको ये याद, आपको ये याद होनी चाहिए। मैंने यहाँ तो ये मना कर दिया था आपको, लेकिन ये ज़रूर याद होनी चाहिए, पशु पक्षियों को खिलाकर जो टेस्ट करते हैं ना वो। तो अपन कर रहे थे भाई कपोत मृग, कपोत यानी कबूतर, मृग यानी हिरण, चक्रवाक यानी पक्षी, एक और पर यानी कोयल, इनकी मृत्यु हो जाती है। माजार यानी बिल्ली, कैट होती है ना, उसको उद्वेग यानी होता है उछल कूद करना, कि वो उछलती रहेगी, कूदती रहेगी, रुकेगी नहीं एक जगह, मतलब वो उछल कूद करती रहेगी, मतलब उसमें एक तरह से एनर्जी सी आ जाती है और वो रुकती नहीं है, उछलती रहती है, कूदती रहती है जहर खाने के बाद में। बानर बंदर को अगर जहर वाला भोजन खिलाओगे तो मल त्याग करेगा, उसको लूज मोशन हो जाएगा, ठीक है। मयूर, अगर मोर को अपन मतलब पिकॉक को अपन वो खिलाएंगे क्या, जहर वाला भोजन, तो वो नाचने लग जाएगा, वो रुकेगा ही नहीं, और नाचते नाचते बेहोश हो जाएगा, ठीक है। तो नृत्य करता है, मतलब बहुत ज़्यादा रुकता ही नहीं है, नृत्य करता ही रहता है। और मयूर की दृष्टि से विष मंद तेज होता है, इसका मीनिंग अलग अलग बुकों में अलग अलग दे रखा है, कि मयूर की दृष्टि से विष मंद तेज होता है। आप उसकी आंखों में देख सकते हो, उसकी जो विष की चलने की गति है ना, कि उसकी जो पलकें हैं उस हिसाब से तेज मंद होती है। और इसको ऐसे समझो कि मयूर की दृष्टि में मतलब जो मोर की आंखें हैं ना, उससे पता लग जाता है कि उसकी मतलब जो उसकी गति है ना, आंखों की पलकों की झपकने की, तो विष मंद तेज होता दिखाई देता है। उसके जो आंखों में वो होता है ना, हार्ट की बीट के हिसाब से आंखें तेज बेज होती रहती हैं, तेज स्लो, उससे पता लग जाता है कि भाई इसमें जहर मिला हुआ है कि नहीं मिला है। तो राजा यही काम करता था। पहले तो क्या करता था, उसने आंखों से देखा, ठीक है, पता लग जाए तो ठीक है, फिर उसने अग्नि से चेक किया, ठीक है, अग्नि से चेक करने के बाद में फिर भी पता नहीं लगता पशु पक्षियों, जब तीनों परीक्षाएं पास हो जाती, मतलब एक लक्षण चेक कर लिया भाई लक्षण ठीक है कि नहीं है, फिर उसने परीक्षाएं की, दोनों परीक्षाएं अग्नि पर जलाकर और पशु पक्षियों को खिला, तीनों परीक्षाएं पास करने के बाद में, आंखों से देखने के बाद में, पशु पक्षियों को खिलाने के बाद में, अग्नि पर जलाने के बाद में, तब राजा के पास भोजन जाता था। तो इस तरीके से ये भोजन। तो क्वेश्चन आएगा कि विष की परीक्षा इंपॉर्टेंट है ये, विष परीक्षा को सविस्तार से वर्णन करो, कि विष की परीक्षा किस तरीक़ा से करते हैं। विष की परीक्षा 2 प्रकार से करते हैं, अग्नि में जलाकर और पशु पक्षियों को खिलाकर। इंपॉर्टेंट है 5 नंबर में, 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। विषाक्त भोजन के लक्षण लिखो, 2 नंबर में या 5 नंबर में ज़रूर आता है, ठीक है। तो मतलब इस चैप्टर से क्वेश्चन आपका पक्का है, तो इसको आप ध्यान से स्टडी करना। अब देखो विषदाता के लक्षण। विषदाता कौन होता है? जैसे कि कोई व्यक्ति आपको जहर देना चाहता है, जिसने जहर दिया है, जिसने जहर मिलाया है, वो है विषदाता, विष देने वाला। तो विष देने वाला व्यक्ति के क्या लक्षण हो सकते हैं? वो तो डरा हुआ रहेगा, ठीक है, पकड़ा नहीं आ जाऊँ, मतलब बोलते हैं ना कि यार कुछ गलती की है तो ऑटोमेटिक डरा हुआ रहता है, तो वही है विषदाता का मुखमंडल स्याह वर्ण का हो जाता है। कैसे हो जाता है? अगर अपन विषदाता को सामने बुलाएं कि भाई सभी को बुलाओ, किसने जहर मिलाया, लाइन में लग जाओ, सारे नौकरों को लाइन में लगा दिया राजा ने कि किसने जहर मिलाया,
तो वो जो जो जहर मिलाने वाला व्यक्ति है ना, उसका मुखमंडल, उसका जो मुख है, उसका फेस है, वो क्या हो जाएगा, स्याह वर्ण का, काला पड़ जाएगा डर के मारे। सामने बुलाकर उसका सूक्ष्म क्षण किया जाए तो उसका मुखमंडल स्याह वर्ण का हो जाता है। मतलब सामने बुलाओ सबको, तो अपन चेक करते हैं ना कि भाई सभी मुजरिमों को बुलाया जाए, तो जो चोर होता है या मुजरिम होता है वो डरा हुआ रहता है, वो अलग से ही दिख जाता है कि देखो इसने गलती की है, वो पुलिस वाला देख के ही पहचान जाता है कि इसने गलती किया। वैसे ही जो राजा के सिपाही थे, सबको बुलाते थे, सब नौकरों को बुलाते थे कि भाई यहाँ पे लाइन में लग जाओ। जिसने जहर मिलाया ना, उसका ऑटोमेटिक मुखमंडल श्याम वर्ण का, वो डर के मारे ऑटोमेटिक श्याम वर्ण का हो जाता, मतलब काला पड़ जाता था, वो फैसाना आ जाता था। तो ये विषदाता का लक्षण है। वह इधर उधर देखता है, घबराता है और इधर उधर देखता है, कभी इधर उधर देखेगा, मतलब एक नॉर्मल तरह नहीं रहेगा वो, ठीक है, हरकतें करता रहेगा। पसीने में तरबतर हो जाता है। अब यार उसने गलती की है, उसने मतलब अगर डर रहा है, उसकी जान जाने का खतरा है, तो तरबतर तो होगा, पसीना तो ऑटोमेटिक आने लग जाएगा। डर एक ऐसी चीज़ है, उससे सारी चीज़ें गलती करवाएगा। कांपता है, उसके हाथ पैर कांपने लग जाएंगे। चकित, ठीक है, चकित यानी एक तरीके से चकित रहेगा कि किस, अब चकित को कैसे समझो, आश्चर्यचकित रहेगा एक तरीके से कि मैं पकड़ा ना आ जाऊँ, ठीक है, एक तरीके से वो मतलब बहाने मारेगा हर तरीके में। डरा हुआ, चलने पर फिसलता है। अगर नॉर्मल भी चल रहा है, किसी ने बुला भी लिया उसको इधर आ रहे, तो वो फिसल जाएगा डर के मारे कि यार मेरे कहीं जहर के लिए तो नहीं बुला रहा, मैंने यार जहर मिलाया था, कहीं इसकी बात तो नहीं करेगा मेरे से। अपन बोलते हैं ना घर वाले, पापा बोलता है कि बेटा आ तेरे से कुछ बात करनी है, तो अपन को सारे बुरे काम याद आ जाते हैं कि यार पापा कहीं गलत बात तो नहीं पूछ ले अपन से, कोई अपन ने ये काम किया था, कहीं पकड़ा तो नहीं गए, किसी ने कोई शिकायत तो नहीं करते ना। अपनी जितनी भी गलत काम थे ना, सारे माइंड में रिकॉल हो जाते हैं और घबरा जाते हैं अपन। वैसी स्थिति विषदाता की होती है, ठीक है। या बोलने पर अटकता है, मतलब हकलाता है। कोई भी बात उससे पूछेंगे तो वो हकलाएगा, बोल नहीं पाएगा। वही है ना, अपन ने कोई गलती की और अपने घर वाले अपन से कुछ पूछते तो अपन बोल नहीं पाते उनके सामने। वैसे ही विषदाता के लक्षण होते हैं। इंपॉर्टेंट है 2 नंबर में, ठीक है। ये आता है और ये सेकेंड ईयर में भी है, ये थर्ड ईयर में भी है, ये फाइनल ईयर में भी है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। सॉरी। अब देखो शरीर पर प्रभाव, ये सब करने के बाद भी, ठीक है, उसने लक्षण देखे वैद्य ने, ठीक है, उसने परीक्षा भी की, उसने सब कुछ कर लिया, उसने ये भी देखा विषदाता के लक्षण भी, लेकिन बहुत सी टाइम होता है ऐसा कि राजा के पास जहर पहुंच जाता है और राजा उसको खा भी लेता है, ठीक है। मैं देखो राजा के एग्जाम्पल दे के चल रहा हूँ, तो इससे आपको समझ में आएगा थोड़ा सा। लेकिन मतलब शरीर पर प्रभाव कहने का मतलब है, अगर किसी व्यक्ति ने जहर के संपर्क में आ भी गया, जैसे कि उसने जहर उसके संपर्क में आ भी गया, तो क्या क्या लक्षण दिखेंगे, कैसे पता लगेगा कि ये जहर के लक्षण है, कैसे पता लगेगा कि इसने पॉइजन खाया है, कैसे पता लगेगा कि इसके किसी ने इसको जहर दिया है, पॉइजन दिया है, तो उसके क्या लक्षण है। तो स्पर्श से त्वगगत प्रभाव, मुखगत प्रभाव, आमाशयगत प्रभाव और पक्वाशयगत प्रभाव। कहने का मतलब ये है कि किसी को स्पर्श हो गया, जैसे कि अपन बताया था ना मैंने कल कि भाई अपने वस्त्रों पे जहर लगा दिया, राजा के वस्त्रों पे जहर लगा दिया, ठीक है, पलंग पे जहर लगा दिया जहाँ पे सोता है, ठीक है, जहाँ घोड़े पे सवारी करता है तो जो वहाँ पे पीठ जो गद्दी होती है ना घोड़े की, उस पर जहर लगा दिया, तो त्वचा के स्पर्श हो गया जहर का, तो क्या लक्षण होंगे, ठीक है। मुखगत प्रभाव, अगर मुख के अंदर चला गया, जैसे कि कोई अपन ने कोई चीज़ खा रहे हैं अपन, ठीक है, अपन को पता लगा कि इसमें जहर और अपन मुँह में ही है, वो अंदर नहीं गया, वो मुँह में ही है, तो क्या लक्षण होंगे, ठीक है। आमाशयगत प्रभाव, आमाशय यानी स्टोमक, स्टोमक में पहुंच गया तो क्या लक्षण दिखेंगे जहर के। अब मान लो अभी पचा नहीं है, स्टोमक में ही है, फिर पच गया तो पक्वाशय में पहुंच गया, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ पे भोजन पचने के बाद में पहुंचता है, अगर वहाँ पे पहुंच गया जहर तो क्या इफेक्ट दिखेंगे। तो क्या इफेक्ट है शरीर पर, क्या इफेक्ट है, क्या प्रभाव है इसके, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये कैसे पहचानोगे कि ये जहर के लक्षण हैं, पॉइजन के लक्षण हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे हैं अपन। तो स्पर्श से, अगर मान लो आप जहर के संपर्क में आ रहे हो, किसी ने आपने गलती से जहर को छू लिया, गलती से आप जहर के संपर्क में आ गए, ऐसे कपड़े पहन लिए, जहरीले कपड़े पहन लिए, ठीक है, क्या कोई जहरीले जीव को अपन ने छू लिया, किसी भी जानवर की सतह पे जहर होता है ना, उसको छू लिया अपन ने नंगे हाथों से, मतलब ग्लव्स नहीं पहने, हाथों से ऐसे ही छू लिया, तो अपनी त्वचा पे जहर का संपर्क हो जाता है, नॉर्मल बात है, ठीक है। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। कंडू, कंडू यानी खुजली उत्पन्न हो जाएगी, दाह जलन पैदा हो जाएगी, सुप्ति, सुप्ति यानी एक तरीके से शून्य हो जाना, आपको कोई सेंसेशन अनुभव नहीं होगा, मतलब आपके एक तरीके से बोलते हैं ना कि भाई यहाँ पे शून्य हो गया मेरा हाथ, यहाँ पे कोई दर्द का अनुभव नहीं है कोई, ठीक है, कुछ भी कर लो, बोलते ना अपन इंजेक्शन, लोकल एनेस्थीसिया ऐसे हो जाती है कि भाई किसी ने लोकल एनेस्थीसिया दियो, वैसी स्थिति हो जाती है। सुप्ति, नख रोम का गिरना, आपके नाखून गिरने लग जाएंगे
और अगर मान लो बालों वाली स्थिति, जैसे अपने सिर पे जहर लग गया तो बाल गिर जाएंगे सारे के सारे। सोप यानी इडीमा, सूजन आ जाएगी। कहने का मतलब है त्वचा पे कहीं भी लगे जहर, आपको खुजली होने लग जाएगी, जलन होने लग जाएगी, आपके मतलब लोकल एनेस्थीसिया जैसे कि सुन्न हो जाए ना हाथ, वैसे सुन्न हो जाएगा, आपके नाखून गिरने लग जाएंगे, आपके बाल गिरने लग जाएंगे, वहाँ पे सूजन हो जाएगी। ये है स्पर्श से। अगर आपने जहर का स्पर्श किया तो मात्र एक जहर के स्पर्श मात्र से ये सारे रोग हो जाते हैं। ठीक है। अब मुखगत विष में देखो कि अगर मान लो गलती से मुख में चला गया, किसी भी कारणवश से चला जाता है, देखो अपन कितनी भी सावधानी रखें किसी न किसी माध्यम से मुख में पहुंच ही जाता है। तो लाला स्राव मतलब लार का स्राव होगा बहुत ज़्यादा मात्रा में। जिव्या और ओष्ठ की जड़ता, जो अपनी जीभ है और होठ है ना वो जड़ जाएंगे, अकड़ जाएंगे। ठीक है। जिव्या एक तरीके से कितनी कोमल है, मतलब आप हिलाओ जीभ को, मैं बोल रहा हूँ देखो जीभ हिल रही है, हिल नहीं पाएगी जहर खाने के बाद में, आप बोल नहीं पाओगे। ठीक है। होठों को हिला नहीं पाओगे आप जहर खाने के बाद में। दंत हर्ष, दंत हर्ष का मीनिंग समझते हो, झंझनाहट होती है दांतों में। ठीक है। सेंसिटिव होती है दांतों में, वो होती है दंत हर्ष। दा, मुंह में जलन होने लग जाएगी। रस की अप्रतीति, कि अपन कैसा भोजन खा रहे हैं, कि मीठा खा रहे हैं, मधुर खा रहे हैं, अम्ल खा रहे हैं, लवण खा रहे हैं, कटु खा रहे हैं, तिक्त खा रहे हैं, कसाय खा रहे हैं, कोई पता नहीं चलेगा। ठीक है। बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आप कौन सा भोजन खा रहे हो, बस आप खा रहे हो। ठीक है। आपको यही पता नहीं चलेगा कि मीठा है कि कड़वा है कि फीका है, क्या है ये, कुछ पता नहीं चलेगा आपको। हनु स्तंभ, और आपका पूरा जबड़ा है ना वो जकड़ जाएगा, आप जबड़े को हिला नहीं पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये है मुखगत विष के लक्षण। समझ में आ रहा ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो। यस सर। ओके यस सर। ओके। अब देखो आमाशयगत, आमाशय यानी स्टोमक में पहुंच गया। ठीक है। तो स्टोमक में किसी भी कारण जैसे भोजन में मिला दिया, भोजन अपन ने खा लिया, सीधा स्टोमक में पहुंच गया तो बमन होने लग जाएगा, उल्टियां होने लग जाएंगी बार बार व्यक्ति को। आदमान, आदमान यानी पेट का फूलने लग जाएगा, पेट में गैस बनने लग जाएगी, पेट फूलने लग जाएगा। ठीक है। फाल्ट्रेशन होने लग जाएगा। ठीक है। फाल्ट्रेशन, गुड़गुड़ की आवाज़ें आने लग जाएगी पेट में। मूर्छा, बेहोश हो जाएगा व्यक्ति। हृदय रोग, अब यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाते हैं। हृदय रोग में देखो सारे रोग आ जाएंगे, मान लो ब्लड का जो सर्कुलेशन है, अब हार्ट डिजीज उत्पन्न हो गया, जैसे कि हार्ट अटैक आने लग जाएगा, कार्डियक अरेस्ट होने लग जाएंगे, हार्ट फेलियर होने लग जाएंगे, मतलब जितने भी तुरंत मरने वाले हैं ना, तुरंत जिनसे व्यक्ति मर सकता है, वो सारे रोग उत्पन्न हो जाएंगे हृदय रोग में। शरीर पर जल बिंदु समान छाले होना, और पूरे शरीर पर मतलब जो जल की बिंदु होती है ना, जल की बूंद होती है, उसके समान इतने मोटे मोटे छाले उत्पन्न हो जाएंगे, मतलब अल्सर पैदा हो जाएगा। मतलब अल्सर मतलब होता है छोटे छोटे छाले। ठीक है। तो बमन होने लग जाएगा, पेट फूलने लग जाएगा, बेहोशी आ जाएगी, हार्ट रोग जिससे तुरंत मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की, ऐसे रोग उत्पन्न हो जाएंगे। और शरीर पर जल बिंदु समान, पूरे शरीर पर मतलब एक जल की बूंद के आकार के छाले हो जाएंगे, अल्सर उत्पन्न हो जाएंगे पूरी बॉडी पर। ये होता है आमाशयगत विष का प्रभाव। अब देखो पक्वाशयगत विष, पक्वाशयगत विष में क्या होता है, अनेक रंगों का बमन, अनेक, यहाँ पे देखो नॉर्मल बमन था, यहाँ पे था अनेक रंगों का बमन। आप लाल, पीली, नीली, मतलब अलग अलग कलरों का बमन करने वाले, उसमें मिक्स होगा कि देखो हरित, लाल, खून के साथ बमन होने लग जाएगा, मतलब खून की उल्टी होने लग जाएंगी। बार बार मूत्र त्याग, आपका मन अनकंट्रोल्ड। ठीक है। अनकंट्रोल्ड मूत्र त्याग होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपका मूत्र निष्कासित हो रहा है, कब मूत्र बाहर निकल रहा है, कब मल का त्याग कर रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा। अतिसार, अतिसार यानी लूज मोशन होना बहुत ज़्यादा भयंकर स्थिति में, मतलब एक तरीके से डिहाइड्रेशन हो जाएगा बहुत ज़्यादा, आपको पता ही नहीं चलेगा आपका कब मतलब एक मल त्याग हो गया। पांडु मतलब एनीमिया हो जाएगा। ठीक है। रक्त की कमी हो जाएगी बहुत ज़्यादा भयंकर रूप से, और बलाश, शरीर बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाएगा और लास्ट में व्यक्ति डेड हो जाएगा। तो ये पक्वाशयगत विष के लक्षण। तो समझ में आया कि भाई आपको लक्षणों के आधार पर पता लगाना है कि भाई भोजन जहर कहाँ तक पहुँचा। तो ये 4 स्टेज थी आपके शरीर में एंटर होने की। अब चिकित्सा देख लो। चिकित्सा भी 2 प्रकार से की जाती है, एक तो होती है सामान्य उपक्रम, एक होती है विशिष्ट उपक्रम। ठीक है। तो सामान्य उपक्रम में क्या दे रखा है कि बमन विरेचन से शोधन, उस व्यक्ति का बमन विरेचन से शोधन कराओ। शोधन का मीनिंग है शरीर को शुद्ध कराओ, जितना भी अपन ने जहर खाया, जितने भी अपन ने ऐसा अन्न खाया जिससे कि वो अपने कॉम्प्लिकेशन पैदा हुए, उसको बाहर निकाल दो। 2 मार्ग है, या तो बमन करके, यानी बमन यानी मुख से उल्टी करके निकाल दो, या विरेचन या दस्त के एनस मार्ग है, गुदा मार्ग से उसके माध्यम से बाहर निकाल दो। ये एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रोसेस है बमन और विरेचन, जानबूझकर करवाते हैं अपन,
डॉक्टर करवाता है, पंचकर्मा सेंटर पे होता है, बमन और विरेचन। ये अपन चैप्टर नंबर 17 और 18 में बमन विरेचन डिटेल में स्टडी करेंगे कि कौन करवा सकता है, कैसे करवाते हैं, क्या प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें, मतलब ये चिकित्सा कर्म है ये। तो तुरंत उसका बमन विरेचन कराओ, मतलब जो भी उसने खाया है, या तो अमाशय, देखो अमाशय में है ना, तो तुरंत उसका बमन करा दो, क्योंकि पास में अमाशय के पास में मुख है ना, तो इसलिए मुख से उसको बाहर निकाल दो। अगर मान लो पक्वाशय में पहुंच गया तो उसका विरेचन करवा दो। विरेचन का मतलब पक्वाशय के नज़दीक कौन है, एनस मार्ग है, गुदा मार्ग है, तो उससे बाहर निकाल दो उसको, ठीक है। तो कैसे भी करके उसको बाहर निकालो, मतलब शोधन करो, शुद्ध करो, जो जहर था अपनी बॉडी के अंदर उसको बाहर निकालो। हेलो, हाँ बोलो। जी सर, मैं ये पूछ रही थी कि ब्लड स्ट्रीम में पॉइजन के मिलने के बाद भी कोई इलाज है इसका? अभी यही सीखेंगे, टेंशन मत लो, सब बताएंगे। ब्लड स्ट्रीम में देखो ये तो था एक अन्न के साथ, अपन ने अन्न रक्षा विधि की है, ठीक है। अब ब्लड स्ट्रीम में ऐसे होता है, एक तो होता है न्यूरोटॉक्सिक और एक होता है, मतलब एक तो कौन सा होता है, एक दूसरा कौन सा, जो ब्लड को नाश करता है। अब उसमें ब्लड स्ट्रीम में यहाँ पे तो क्या है, पहले पच रहा है, उसके बाद में ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है। अपन यहाँ पे विष के अन्न के माध्यम से कर रहे हैं, कोई सीधा ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है, जैसे स्नेक का वाइट है, सीधा ब्लड स्ट्रीम में जाता है। तो उससे अगर एंटी वेनम हो उसकी, मतलब जो चिकित्सा बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं एक तरीके से, एंटीबॉडी हो साथ में तुरंत, तो फायदेमंद। नहीं तो विष की चिकित्सा ऐसी नहीं है ब्लड के पहुँचने के बाद में शायद, क्योंकि देखो यहाँ पे है हृदय रोग, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे पाचन के बाद में हृदय रोग उत्पन्न हो गया, कहने का मतलब है कि एक तरीके से तुरंत मृत्यु वाले लक्षण पैदा हो जाएंगे। और ये विष की जो है ना क्षमता, उसकी कितना कार्यकारी है, कितना नॉर्मल है, कितना हाई डेंसिटी वाला है, मतलब उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। एक तो नॉर्मल होता है, व्यक्ति झेल भी जाता है, ठीक है भाई, सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन एक हाई पावर वाला विष हो तो व्यक्ति नहीं बचेगा। और विष की अगर मान लो ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने के बाद में आपको प्रतिविष होना जरूरी है, प्रतिविष के बिना व्यक्ति बच नहीं पाएगा, सिंपल सी बात है। या तो फिर तुरंत ऐसे करो, आप ब्लड में पहुंच गया तो उसका सारा ब्लड निकाल दो तुरंत, एक जैसे कि होता है ना कि भाई एक हाथ में तो शुद्ध ब्लड चढ़ाते जाओ, दूसरे हाथ से एक हाथ से निकालते जाओ अशुद्ध, तो 2 से 3 बार आप रिसाइक्लिंग होगा ना पूरी बॉडी का ब्लड, तो ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। ये भी एक अच्छा तरीका है, मतलब रक्त मोक्षण, उसका पूरा खून निकाल दो, जो अशुद्ध रक्त था ना पूरा खून निकाल दो जहर वाला, और नया खून चढ़ा दो उसको। तो 2-3 तरीके हैं, तो प्रतिवर्ष दो उसको, या रक्त वाला दो, मतलब एक तरीके से नया रक्त चढ़ाओ। तो ब्लड में पहुंचने के बाद में या तो प्रतिविष होना चाहिए कि उसका एंटीट्यूड होना चाहिए आपके पास, या फिर पूरा ब्लड चेंज करो, 2 ही सिस्टम है बचाने के व्यक्ति को। और ये आचार्य सुश्रुत ने बताया हुआ है कि पूरा रक्त मोक्षण करो उस व्यक्ति का, तब जाके वो व्यक्ति बचेगा, मतलब उसका जो दूषित जहर था, पूरा दूषित रक्त था ना, उसको पूरा बाहर निकाल दो। अपन करेंगे अब चिकित्सा। तो चिकित्सा करने से पहले मैं दोबारा से ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि फिर चिकित्सा अधूरी रह जाएगी बीच में, पहले ज्वाइन हो जाओ दोबारा, ठीक है, फिर चिकित्सा स्टार्ट करते हैं।